सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच एक हरे भरे उपत्यके में बसा हुआ था। गांव के लोग खेतों में मेहनत करते, गौवंश रखते और त्योहारों पर साथ मिलकर झूमते थे। सोनपुर में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। उसकी उम्र 12 साल की थी। आरव को जिज्ञासा बहुत थी। वह हमेशा नई नई जगहों पर घूमता, पेड़ों पर चढ़ता और पुराने किस्से कहानियों में खोया रहता। आरव के पिता का नाम महेंद्र था। वे गांव के हल्के फुल्के किसान थे। उसकी माँ गोमती घर संभालती और आरव को ढेर सारा प्यार देती। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर प्यार भरपूर था। आरव के दो खास दोस्त थे, गीता और मोहन। गीता तेज दिमाग और साहसी थी, जबकि मोहन शांत स्वभाव पर परिश्रमी था। तीनों साथ पढ़ते, खेलते और गांव के पास वाले जंगल के पास जाकर कहानियां बनाते। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनका चेहरा धूप हुआ, आंखों में शांति थी और पुराने वस्त्रों पर दाग धब्बे थे। साधु के पास एक छोटी पुरानी छड़ी थी, लकड़ी सी, पर उस पर कुछ नक्काशी ऐसे थी जैसे किसी ने उसमें वर्षों की कहानी उकेरी हो। साधु ने गांव वालों को कहा कि वे अगले कुछ दिनों तक गांव में रुकेंगे और किसी को कुछ बताना है। आरव, जिसने साधु को देखा, उसकी छड़ी को बार बार निहारता रहा। छड़ी में एक अलग सा तेज चमक था, जैसे किसी चीज की छाया उसमें बंद हो। कुछ दिनों के बाद साधु ने गांव वालों को एक कथा सुनाई, एक जादुई छड़ी की। उस छड़ी का नाम उन्होंने सत्य वृक्ष रखा, जो सच्चाई और हृदय की शुद्धि पर काम करती थी। साधु ने बताया कि यह छड़ी केवल उसी के हाथ काम करेगी जिसकी नीयत नेक और दिल सच्चा होगा। पर उन्होंने एक चेतावनी भी दी, ये शक्ति हमेशा भलाई के लिए प्रयोग होनी चाहिए। लालच, घमंड या स्वार्थ से यह छड़ी अपना रंग बदल सकती है। आरव का मन छड़ी के बारे में सोच समझ कर भर गया। एक रात जब चांद पूरन था, आरव ने निर्णय लिया कि वह साधु से जाकर छड़ी के बारे में और सुनना चाहता है। वह चुपके से साधु के तंबू की ओर गया। साधु ने उसे देखकर धीमे से मुस्कुराया। उन्होंने आरव को बताया कि छड़ी उनके वंश में पीढ़ियों से रही है, पर अब इसे किसी नेकदिल युवा को सौंपना है जो गांव और आसपास के लोगों की सहायता कर सके। आरव ने साधु से कहा, मैं सीखूंगा, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। साधु ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तेरी नीयत सच्ची है, पर याद रखना, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। जब तक तू अपनी जान और दूसरों की भलाई को समझता रहेगा, यह छड़ी तुझे साथ देगी। पर एक बार जब तू इसका प्रयोग स्वार्थ के लिए करेगा, तो छड़ी उस शक्ति को समेट लेगी। अगले दिन साधु ने आधिकारिक तौर पर छड़ी आरव के हवाले कर दी। पूरे गांव ने जलसा मनाया। आरव के खिले चेहरे पर नयनाभिराम खुशी थी, पर साथ ही उसके दिल में एक हल्की सी भयभीत अनुभूति भी थी। इतनी बड़ी शक्ति हाथ में आना आसान नहीं था। आरव ने प्रायोगिक तौर पर छोटी छोटी चीजें करके देखी। उसने देखा कि जब वह छड़ी को किसी बीमार पौधे के पास रखता और सच्चे मन से उसके ठीक होने की इच्छा करता, तो पौधा धीरे धीरे हरा भरा हो जाता। जब उसने किसी छोटी वेदना से कराहते हुए बकरी को छड़ी से छुआ, तो बकरी ठीक हो गई। गांव वालों की आंखों में अब विश्वास जाग गया। पर आरव ने साधु की सीख याद रखी और छड़ी का उपयोग केवल आवश्यकता पर ही किया। एक दिन गांव के पास की नदी में अचानक पानी कम होने लगा। कई किसान परेशान हो उठे। उनकी खरीफ फसलें पानी के अभाव से सूखने लगी। गांव की पंचायत बुलाई गई। कुछ लोगों ने कहा कि किसी जादू टोने से बात सुलझेगी। आरव ने बिना किसी दिखावे के छड़ी लेकर नदी के किनारे गया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और छड़ी से नदी के किनारे मिट्टी पर
हल्का स्पर्श किया। अगले ही सुबह ऊपर के पहाड़ से एक स्रोत बह निकला और नदी फिर से भरने लगी। गांव वालों ने यह देखा तो धन्यवाद में आरव को फूल माला पहनाने लगे। पर आरव ने सरलता से कहा, यह छड़ी अकेले नहीं, यह गांव वालों की मेहनत और प्रकृति की कृपा है। एक रात अचानक गांव में शोर शराबा हुआ। एक बड़ा सा आग का गोला पास के खेतों में गिरा और आग फैल गई। आग ने कई घरों को घेर लिया। लोग भागने लगे। आरव ने छड़ी लेकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। उसने मन से पानी को बुलाने की इच्छा रखी, पर तब भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसने देखा कि आग का कारण एक पुराना तेल का भंडार था, जिसे किसी ने चोरी छिपे रखा था, और वह भंडार आग को बढ़ा रहा था। आरव ने समझा कि बाहरी कारणों को भी ठोकने की जरूरत है। वह छड़ी से सिर्फ चमत्कार नहीं कर सकता, बल्कि बुद्धि और साहस दिखाना होगा। उसने गीता और मोहन के साथ मिलकर आग की छोरों को संभाला, बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर निकाला और गांव के लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में लग गया। आखिर में छड़ी की मदद और गाय मवेशियों को हटाने के बाद आग काबू में आई। उस रात आरव ने समझा कि छड़ी की शक्ति सीमित है। उसकी प्रमुख ताकत लोगों को जोड़ना, मन की शक्ति जगाना और संकट के समय दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। साधु की बात सत्य साबित हुई। नियत और बुद्धि दोनों होने चाहिए। संबंधित जिले का अमीर साहूकार भीमराय सोनपुर के आसपास की जमीनों पर नजर रख रहा था। उसने आरव के किए चमत्कारों के बारे में सुना और उसे अपनी स्वार्थी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहा। भीमराय ने आरव को इनाम और शहर में सुविधाएं की खोखली झांकी दिखाई ताकि छड़ी उसे दे दे। आरव ने शुरुआत में इन प्रस्तावों को नजरअंदाज किया, पर भीमराय का लालच बड़ा था। उसने पैसे, सम्मान और शहर में शिक्षा का झांसा दिया। गांव वालों में भी कुछ लोग थे जो सोचे कि शहर के स्कूल और व्यापार से गांव का विकास होगा। इसलिए कुछ लोगों ने आरव पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह छड़ी भीमराय को दे दे। पर आरव ने छड़ी साधु की शर्त के अनुसार उपयोग करने का निर्णय किया। उसने भीमराय को विनम्रता से मना कर दिया। भीमराय को यह बात नागवार गुजरी। उसने गांव में अफवाहें फैलाई कि आरव छड़ी का गलत उपयोग कर रहा है और गांव की सच्ची भलाई के लिए छड़ी नगर शक्ति में दी जानी चाहिए। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और गांव में संदेह की हवा चली। भीमराय ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने नकली दस्तावेज बनाए कि गांव पर उसका पुराना अधिकार है और फसलों के नाम पर कर लगाना जरूरी है। गांव वालों के बीच डर फैल गया। कुछ लोग भीमराय के प्रभाव में आ गए। आरव ने देखा कि केवल जादू या शक्ति दिखा देने से विश्वास नहीं जीता जा सकता। लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। उसने गांव वालों के साथ बैठकर उनके मुद्दों को सुना, छोटे मोटे समाधान निकाले और भीमराय के झूठे दावे सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। पर भीमराय ने अदालत का सहारा लिया और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गांव पर दबाव बनाया। इस दौरान आरव ने साधु से मिलकर मार्गदर्शन लिया। साधु ने कहा, कभी कभी शक्ति तेजी से दिखाने से लोग प्रभावित नहीं होते, बल्कि जब तुम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो वे सच्चाई को पहचानेंगे। आरव ने गांव में एक सभा बुलाई और सबको सरल शब्दों में समझाया कि छड़ी का असली उद्देश्य क्या है, जरूरतमंदों की मदद और प्रकृति का संतुलन। धीरे धीरे कुछ लोग आरव के साथ जुड़ गए, पर भीमराय का प्रभाव अभी भी बड़ा था। एक रात भीमराय ने एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के कुछ लोगों को रिश्वत देकर यह दिखाया कि छड़ी से चलने वाली कुछ चीजें गलत तरीके से भी की जा सकती हैं। उसने कुछ लोगों को उकसाया कि वे चोरियां दिखाएं और आरोप लगाएं
कि आरव ने छड़ी से लोगों को भ्रमित कराया है। गांव में बंटवारा बढ़ गया। आरव के ऊपर उंगलियां उठने लगीं। आरव का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या वाकई उसकी नीयत हर किसी के लिए स्पष्ट नहीं है? तभी साधु ने आरव को एक कठिन परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि आरव को कुछ समय के लिए छड़ी को जमीन में गाड़ देना होगा और दिखाना होगा कि बिना छड़ी के भी वह गांव के साथ है। यह सुनकर आरव ने तुरंत सहमति दे दी। उसने छड़ी जमीन में रख दी और कहा कि यह छड़ी तभी निकालेगा जब गांव के एक बड़े उत्सव में सबकी मंशा साफ हो जाए। कई लोगों ने सोचा यह गलत है, पर कुछ ने इसे समझा भी। छड़ी जमीन में गहराई से दब गई, पर उसकी चमक अंदर से गायब नहीं हुई। आरव ने निर्णय लिया कि अब उसे अपनी बहादुरी और बुद्धि से ही काम चलाना होगा। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी, सबूत इकट्ठा किए और भीमराय के भ्रष्टाचार के प्रमाण सार्वजनिक किए। इसके साथ साथ उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सुविधा के लिए छोटे छोटे सुधार भी किए, जिससे गांव वालों के जीवन में वास्तविक बदलाव आया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटने लगा। न्यायालय ने भीमराय के कई झूठे दावों को अस्वीकार कर दिया। जब आरव और गांव ने ठोस प्रमाण दिखाए, भीमराय पर आर्थिक जुर्माने और भूमि विवाद में हार हुई। पर भीमराय हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के बाहर एक बड़े व्यापारी से साजिश करके जंगल में खनन का काम शुरू करवा दिया। खनन से पहाड़ कटेंगे, नदी सूखेगी और गांव का पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। यह आरव और गांव के लिए नया बड़ा संकट था। आरव ने देखा कि यह सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी का सवाल है। उसने छड़ी की सलाह के बिना और भी ज्यादा मेहनत की। उसने पड़ोसी गांवों के साथ संपर्क किया, मीडिया का ध्यान खींचा और एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। गांव वाले, स्कूल के बच्चे, शहर के पर्यावरणविद और कुछ जागरूक अधिकारी सब मिलकर खनन के खिलाफ खड़े हो गए। भीमराय और उसके सहयोगियों ने कई बाधाएं डाली, धमकियां दी, कोर्ट में देरी कराई, पर आरव की नेतृत्व क्षमता और लोगों का समर्थन बढ़ता गया। एक दिन जब आंदोलन चरण दर चरण फल देने लगा, साधु ने आरव को बुलाया। उन्होंने एक पुरानी किताब दी जिसमें छड़ी के इतिहास की विस्तृत जानकारी थी। आरव ने पढ़ा कि छड़ी केवल वस्तुओं को ठीक करने या पानी लाने का साधन नहीं थी। वह लोगों के अंदर की सहानुभूति, न्याय की भावना और रिश्तों की मर्यादा को जगाती थी। जो भी छड़ी को हाथ में लेकर काम करता, उसे लोगों के विश्वास को जीतना पड़ता, तभी छड़ी की शक्तियां और भी बढ़ जाती। साधु ने कहा, छड़ी तुम में नहीं है आरव, वह तो लोगों के साथ तुम्हारे संबंधों में है। आरव ने समझ लिया कि छड़ी का जादू वैसा नहीं जैसे कहानी में दिखते हैं। वह लोगों का सामूहिक विश्वास है, एकता है और नेक नियत का प्रतीक है। जब भी लोग मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, छड़ी स्वतः प्रकट होती है। भीमराय अंतिम बार बड़ा कदम उठाने की ठानी। उसने रात्रि में मशीनें लेकर खनन को तीव्र करने की कोशिश की, पर गांव वालों ने चौकसी बढ़ा दी। आरव ने छड़ी को जरूर निकाला, पर सिर्फ एक झटके में सब कुछ बदलने के लिए नहीं। वह छड़ी को धरती पर टिकाकर बोला, हे प्रकृति, हमें बचा। छड़ी ने एक हल्का सा प्रकाश फैलाया और धरती की आवाज में एक गूंज सी आई। आसपास के जंगल के पेड़, नदियां और पक्षी सब मिलकर विरोध में खड़े हुए। प्रकृति के साथ लोगों की एक निश्चयबद्धता इतनी प्रबल हुई कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। मशीनें जैसे जीवित परियों की तरह रुक गईं और खननकारियों के दिल में भी भय बैठे। भीमराय को पकड़ लिया गया और उससे जुड़े भ्रष्ट अधिकारी भी उजागर हुए। न्याय ने गांव का पक्ष लिया और खनन का काम रोक दिया गया। पर इस जीत के साथ ही एक चुनौती और आई। खनन से पहले जो नष्ट हुआ था,
उसे पुनर्स्थापित करना होगा। आरव ने देखा कि छड़ी से सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हो सकता। पुनरुद्धार में समय लगेगा, लोगों का प्रयास और समय चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह छड़ी को फिर से जमीन में गाड़ देगा ताकि वह प्रतीक बनी रहे। पर इस बार उसने सबके साथ मिलकर एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सब मिलकर दिन रात काम करने लगे। समय धीरे धीरे नेत्र दीपक रूप से बदलता गया। वर्षों में वह जंगल लौट आया, नदियां फिर से साफ बहने लगीं और गांव का चेहरा खिल उठा। आरव अब जवान हो चुका था। उसकी बुद्धि और नेता बनने की कला सबने देखी थी। साधु अंततः गांव छोड़कर चले गए, पर उन्होंने आरव को एक आखिरी सलाह दी। तुम्हें शक्ति जरूरत पड़ने पर ही दिखानी चाहिए, पर सबसे बड़ा जादू तुम्हारे अंदर की संवेदना है। गांव ने छड़ी को वहीं वृक्ष के पास सुरक्षित रूप से रखा। हर वर्ष एक उत्सव का आयोजन किया जाने लगा, जहां बच्चे छड़ी के महत्व और जिम्मेदारी के बारे में सीखते। छड़ी अब सिर्फ एक उपकरण नहीं रही, वह एक मानक बन गई कि कैसे एक समुदाय इकट्ठा होकर अपने पर्यावरण और परस्पर रिश्तों का सम्मान कर सकता है। कई साल बाद आरव ने गांव में एक विद्यालय खोला, जहां बच्चों को केवल गणित और भाषा नहीं, बल्कि नैतिकता, पारिस्थितिक शिक्षा और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जाता था। वह बताता, हमारी छड़ी किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह हमारे विश्वास, हमारी एकता और हमारे नैतिक निर्णयों की प्रतीक है। गीता और मोहन भी विद्यालय में शिक्षक बन गए। गांव में नई पीढ़ी ने देखा कि असली जादू बाहरी नहीं, भीतर होता है। जब दिल मिलते हैं और उद्देश्य एक हो, तो दुनिया बदल सकती है। एक बार गांव के बच्चे ने आरव से पूछा, क्या छड़ी सचमुच जादुई थी? आरव मुस्कुराया और बोला, छड़ी ने वही किया जो हम सब मिलकर चाहते थे, लोगों की मदद, प्रकृति की रक्षा और न्याय की स्थापना। असली जादू वह विश्वास है जो हमने बांटा। कहानी का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा यही है कि जादुई छड़ी अब भी वहीं लगी है, परंतु वह किसी के हाथ में नहीं। वह गांव के नाम, उनकी परंपराओं और उनकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। जो कोई भी वहां से गुजरता, वह छड़ी को देखकर यही सीख लेता कि शक्ति और नीतिशास्त्र हमेशा साथ साथ चलते हैं। लालच और स्वार्थ से केवल विनाश होता है, पर एकता और नेक नियत से सृष्टि का पुनर्निर्माण संभव है। आरव की कहानी परंपरा बन गई, लोग उसे प्रेरणा स्रोत मानने लगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोनपुर के लोग अब जानते थे कि किसी भी मुश्किल में उनका सबसे बड़ा सहारा, उनका आपस का भरोसा, ज्ञान, प्रकृति प्रेम, जादू कर्मों में, हाथों में।